हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत अच्छी से चल रही होगी। आपके लिए बुक चलाई हुई है लूसेंट, उसका आप अध्ययन करते हुए चले, इसको समझें। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप क्या लिखते हुए या फिर अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है वो है गवर्नर जनरल से रिलेटेड। ये थोड़ा पेज आपको ब्लर दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ अलग से। इसको समझेंगे बहुत ध्यान से। तो बात है कि कब से, सन 1600 की। यदि मैं बात करूँ कब की, सन 1600 की। 1600 में आप सभी को पता है कि कौन सी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। कौन सी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, भारत आई थी। इससे पहले जो शासक रहे थे वो कौन थे, यानी कि जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था, तो वो था मुगल शासन। किसका भाई, मुगल शासन। मुगल शासन में भी किसका, जहांगीर का। ठीक है। वहां से क्या है, इसकी शुरुआत है। वहां से क्या है, इसकी शुरुआत है। ठीक है, ध्यान रखना। मुगल शासन की यदि बात करें तो वहां से क्या है, ये पास हुआ था बिल। आया तो था किसके समय में, अकबर के समय, लेकिन जो पास हुए थे कंपनी को लेकर तो किसके, जहांगीर के समय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 में। ये इसकी क्या थी, शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही 1757 की यदि मैं बात करूं, 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध। इस प्लासी के युद्ध से समझ लेना कि अंग्रेजी सरकार की क्या है, शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजी कदम क्या है, पूरी तरह से जम चुके थे। और इसके बाद एक युद्ध हुआ था, कौन सा, बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध ही ध्यान रखना क्या था, अच्छे तरह से इसकी क्या थी, नींव बन गई थी। किसकी, अंग्रेजी शासन की नींव बन गई थी। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई दोस्तों। तो सबसे पहले जो क्या है कि एक्ट है। एक्ट में क्या होता था, एक होता है एक्ट और एक होता है अधिनियम। समझेंगे ध्यान से, एक्ट और अधिनियम। तो एक्ट क्या है, एक्ट है जैसे कि क्या मैं बता दूं आपको कि जो ब्रिटिश सरकार उसे क्या है बना के भेजती थी। जो ऊपर से बन के आया उसे क्या बोलते थे, एक्ट। और जो यहाँ पर आकर चलाया गया उसमें कुछ बदलाव करके या कुछ नया करके तो उसे क्या बोल दिया गया, अधिनियम। बात समझ में आई। यानी कि कंपनी जो भेज रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भेजा वो तो क्या था, एक्ट। और भारत में जो गवर्नरों ने लागू करा उसे हमने क्या बोल दिया, अधिनियम। उसमें अपने हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, काम कर दिया। बात समझ में आई दोस्तों। अगली एक बात और समझेंगे ध्यान से, ये टॉपिक आपकी बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ क्या था, देखो ध्यान से समझेंगे। यदि मैं भारत की बात करूँ इस हिस्से की, तो ये जो क्षेत्र था ये कैसा था, बंगाल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, बंगाल का। ठीक है। और उस समय ये क्या था, बम्बई का। मुंबई तो अब है, उस समय क्या था, बम्बई। और ये नीचे का जो क्षेत्र बचा ये क्या था, मद्रास। ये क्या थे, सबके सब प्रांत थे। सबके सब क्या थे, प्रांत। और सबसे ज्यादा जो नाम था या सबसे जो ज्यादा बड़ा प्रांत था तो वो कौन सा था, बंगाल। जहां से सब कुछ होता था। यानी कि भारत का एक प्लस बंगाल का एक, ये दो तरह की कंडीशन। यानी पूरे भारत का एक गवर्नर बना दिया जाता था और बंगाल का अकेले का एक गवर्नर बना दिया था। तो इन सबको क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। इसको हम पढ़ते हैं प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी शासन में भारत में कितनी प्रेसिडेंसी थी, तो कितनी थी, तीन। कौन कौन सी, बंबई, बंगाल और मद्रास। ठीक है। तो इन दोनों को किसके साथ मिला दिया गया, यानी कि बंगाल के साथ, कि जो भी कार्य जो गवर्नर बंगाल का होगा वही इन पर क्या है, कार्य करेगा। बात समझिए, तीनों को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। बात समझ में आई दोस्तों। आगे चलते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक को लेकर थोड़ा सा। तो टॉपिक में यह है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बाद संधि होगी थी, इसमें कोई बात नहीं है। तो कंपनी के अधीन गवर्नर, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, ठीक है, क्या करा गया, 1773 की यदि हम बात करेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अब अंग्रेजी क्षेत्रों के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, जो पहले क्या बोलते थे, गवर्नर, अब उन्हें क्या बोलना जाने लगा, गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल कहा जाए, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का निर्धारित किया। मद्रास एवं मुंबई गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। जो मैं बात अभी आपको समझा रहा था ये आप समझेंगे ध्यान से। ये कौन सा क्षेत्र था, बंगाल। और ये क्षेत्र कौन सा है भाई, बंबई। और ये क्षेत्र क्या है, मद्रास। तो ये सब का सब किसको कर दिया गया, पहले यहां पर क्या बनता था भाई, गवर्नर। ठीक है, पहले यहां पर क्या बनाया जाता था, गवर्नर। पूरे भारत का क्या बनाया था, गवर्नर जनरल। और अब इनको क्या कर दिया गया, इसमें ही मिला दिया गया बंगाल में, और इस गवर्नर का नाम बदल कर रख दिया गवर्नर जनरल। ये चीज इसको आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसमें दो क्षेत्र बनाए जाएंगे, मैं अभी आपको आगे बताऊंगा इस चीज को। इसका कार्यकाल 5, मद्रास और बंबई को गवर्नर इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हस्टिंग
हुए सब। तो सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने, ये बात ध्यान रखने को है, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल बने तो उसका नाम क्या आता था, वो था वॉरेन हेस्टिंग। ध्यान रखेंगे आप ये नाम। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल या बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग। इनका ध्यान रखना है, ठीक है। वॉरेन 1750 कंपनी के कल के रूप में कलकत्ता आया और अपनी कार्यकुशलता के कारण कसिम बाजार का अध्यक्ष और गवर्नर कंपनी का गवर्नर जनरल बना, ठीक है। ध्यान रखना, भारत का क्या हो गया गवर्नर, और कंपनी की तरफ से क्या हो गया गवर्नर जनरल बन गया, ठीक है। अध्यक्ष के रूप में उसको भेजा गया था। तो इसको बात को समझेंगे तो यहाँ पे क्या करा गया, दो सिस्टम बना दिए गए, ठीक है। ध्यान रखना, दो क्या बना दिए गए, सिस्टम बना दिए गए, क्योंकि अब इसको क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। तो पूरे को मिक्स करने के बाद क्या बने, दो सिस्टम। एक तो क्या था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको पिछली वीडियो में भी ये सब चीज़ बताया हुआ है कि जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास में लूसेंट बुक हो, आप उसको अंडरलाइन करते चले, आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आने वाले टाइम में आप देखोगे कि वास्तव में क्या है कि हम लूसेंट से भी क्या है सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझेंगे। तो जब वॉरेन हेस्टिंग यहाँ पर आया, उसके हाथ में क्या है, पूरी की पूरी सत्ता की बम्बई की और मद्रास की, क्योंकि वो किसके अधीन हो गया था, बंगाल के। तो पूरा का पूरा सिस्टम किस कहाँ से चलेगा, बंगाल से। कंपनी यानी कि जो सवाल जवाब देही है सब कुछ जो करेगी किससे करेगी, बंगाल के गवर्नर जनरल से करेगी, ठीक है। तो बंगाल गवर्नर जनरल दो प्रांत का और हो गया, और उसमें दो नई चीज़ और बना दी, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, ठीक है। ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको आगे चल के मिलेगी। तो समझेंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कोई बात नहीं, सॉरी। इसमें राजकीय कोषागार मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया गया, यानी कि अब क्या होगा, बंगाल है, यहाँ पर क्या था, बोर्ड कहाँ पर बन गया था, कलकत्ता में। तो सबका सब किसके अधीन हो जाएगा, कलकत्ता ही, क्योंकि क्या रही, राजधानी रही वहाँ पे इस टाइम पे कलकत्ता। तो 1772 से प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और एक दीवानी अदालतों की क्या की गई, स्थापना की गई। इसने इस तरह के कलकत्ता में मुस्लिम सेवा विभाग के लिए प्रथम मदरसा स्थापित किया। इसी समय 1742 में जोनाथन डंकन बनारस के संस्कृत विद्यालय का स्थापना की। ये ध्यान रखें कि सबसे पहले बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी जोनाथन डंकन ने, ठीक है। ध्यान रखना, यदि बात करेंगे संस्कृत विश्वविद्यालय की, संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना की गई थी वो करी थी जोनाथन डंकन ने। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को आप क्या करें, अपने नोट्स बनाते चले, बुक से बाहर निकल जाएं, इसको बुक से बाहर कर दें इन सब चीज़ों को, और अपना एक नोट्स बनाते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखना, दो चीज़ बना देंगे, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, एक एक्ट आया था यहाँ पे, एक्ट की ईयर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। 1773 की मैं बात करता हूँ, आपको ध्यान से समझेंगे, यहाँ समझता हूँ ध्यान से आपको 1773 को। देखिए, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। 1773 मैंने अभी आपको बता दिया कि मद्रास, मुंबई, कलकत्ता ये सबको क्या कर देगा, मिला देगा, और दो कंट्रोलर बना देगा, बोर्ड ऑफ कौन सा, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, यानी कि सेना के लिए भी और वैसी बाजार व्यवस्था के लिए भी क्या कर देगा, एक दो कंट्रोलर बना दे गए। और जो हमारे क्या थे प्रांत तीन, उनको क्या है एक जगह मिला देगा, यानी कि बंगाल से उनको क्या कर देगा, मिक्स कर दिया गया। तो 1773 में क्या की गई, एक घोषणा की गई थी, किस चीज को लेकर, सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ध्यान रखना, ये वैसा सुप्रीम कोर्ट ने कि केवल ये क्या था, फौजदारी से रिलेटेड था, वो भी इसलिए था जो कंपनी के खिलाफ होगा उसके लिए था, बाकी और कुछ ना। यदि कोई भारत में अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है तो उसके लिए फौजदारी व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहाँ पहले से क्या है, पंचायती सिस्टम रहे हैं लोगों के अपने, तो उस चीज़ से अलग थी वो, ठीक है। ध्यान रखना, तो एक सुप्रीम कोर्ट की क्या कर दी गई थी, घोषणा। पर सवाल ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो इस सन का आप खासकर ध्यान रखें भाई। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था वो कब किया गया था, तो 1773 में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में किस चीज़ की घोषणा की गई थी, तो एक सुप्रीम कोर्ट की घोषणा की गई थी, जो कहाँ पर बनाया जाएगा, कलकत्ता में। अब तो आपको समझ में आ गया हो कि कलकत्ता में क्यों बनाया गया था, है ना। बंगाल की क्या है, राजधानी थी, बंगाल की क्या है, राजधानी थी, और भारत की भी क्या है, राजधानी के रूप में ही क्या है, चल रहा था। तो इसको ध्यान से समझेंगे। तो राजधानी के रूप में था, इसलिए कलकत्ता में क्या बनेगा, एक सुप्रीम कोर्ट बनेगा, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट की जो ये हुई थी घोषणा, और यदि मैं बात करूँ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना
सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का भी आप ध्यान रखें, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनने के चांस है। तो वो कब होगा, 73 में घोषणा हुई थी, तो बनेगा कब, 1774 में। ये कब बनेगा भाई, 1774 में। और इसमें ध्यान रखना केवल क्या थे, 4 जज थे। कितने न्यायाधीश थे, यानी कि 4। उनमें क्या था, एक क्या था मुख्य और 3 क्या थे अन्य। और एक मुख्य का ध्यान रखें, ये जो मुख्य था, मुख्य न्यायाधीश था, तो वो ध्यान रखें उसका नाम था सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे। ये चीज यहाँ से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ पर की गई, तो कलकत्ता में। सुप्रीम कोर्ट जो कलकत्ते में बनाया गया था, उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे सर एलिजा इम्पे। कुल कितने न्यायाधीशों को रखा गया था, तो कितने, 4 थे। ठीक है, ध्यान रखना भाई, आपकी बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी देखने में आपको, तो नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, तो मैं डिटेल में दोबारा समझाऊंगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में पढ़ेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया। इसके लिए सबसे ज़्यादा तो ये भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा स्थायी बंदोबस्त, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसके लिए लाइन है, लेकिन फिर भी देख लेंगे। पुलिस कर्मचारी के वेतन की वृद्धि के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों के क्षेत्र से वंचित कर दिया गया। ये समझ में आई। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर क्या कर दिया गया, जो कंपनी के जो कर्मचारी थे, और व्यक्तिगत रूप का मतलब है जो अपने निजी, जिन्होंने अपने निजी क्या कर रखे थे, व्यापार चला रखे थे, वो सब क्या कर दिए, बंद कर दिए गए। जितना भी माल खरीदना है किससे खरीदा है, कंपनी से खरीदा है। ठीक है, ये किसने करा था, तो ये किसने करा था, कॉर्नवालिस ने। किसने करा था भाई, कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट है, जिले में पुलिस थाना की व्यवस्था कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। ठीक है, तो आपका पुलिस प्रशासन जो देन है वो किसकी है, कॉर्नवालिस की। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंसिफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ठीक है, इसमें 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग कंपनी को तथा लगभग 10% भाग अपने पास रखना होता था। ये देखिए कितना जबरदस्त था। तो इसने क्या करा, स्थायी बंदोबस्त लागू किया। कौन सा बंदोबस्त है भाई, स्थायी बंदोबस्त, वो बहुत जबरदस्त। जमींदार या किसान के पास कुछ रहना ही नहीं, तो वो कितना था, ध्यान रखना कितना, 10/11, या मैं इसको बोल सकता हूँ 90% लगभग किसके रूप में जाओगा, लगान के रूप में जाएगा। ध्यान रखना किसके रूप में जाएगा, लगान के रूप में। और एक चीज और थी जबरदस्त स्थायी बंदोबस्त में, ऐसे एक सिस्टम है, मैं कहूँ कि ये कितना है पूरा 100, ये कितना है पूरा 100 बीघा। इसमें से लगान कितना हो गया भाई, 90 बीघा। तो 90 बीघा वे ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे, ऐसे भी ले सकते थे। किस, जहां तक अच्छी फसल होती थी वहां तक ही क्या करते थे, अपनी क्या है फसल काट लेते, और 10% जो बची वो किसकी बची, किसान की। उसमें उसके बीज मान लो, मेहनत मान लो, लगान पे ली गई वो मान लो, कुछ भी आप जो भी समझे। तो वो एक व्यवस्था थी जिसका नाम रखा गया था स्थायी बंदोबस्त। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के द्वारा क्या है लागू की गई थी, तो वो कौन था, वो कॉर्नवालिस था। ध्यान रखना। और इसे भारतीय सेना का जनक भी कहा जाता है। देखो तुम, भारतीय नागरिक सेवा का जनक। आगे देखो भाई, स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन सॉन्ड ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई। इसमें जमींदार भूजल तैयार करने के लिए स्वतंत्र थे। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है ना, नागरिक सेवा का जनक, यानी कि पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था बनाई थी वो इसी के द्वारा बनाई गई है। तो नागरिक सेवा का जो जनक है वो किसे कहा जाता है, तो किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। सर्जन सोर को छोड़ दो, लॉर्ड वेलेजली देखो। तो लॉर्ड वेलेजली के बारे में देखेंगे भाई। इसमें सहायक संधि पत्ती शुरू हुई। कौन सी संधि शुरू होगी, सहायक संधि, यानी एक दूसरे के साथ सहायता और उसके साथ में क्या है जोड़ बना दिए गए। ये क्या, कब, किसके समय में शुरू हुई थी, तो लॉर्ड वेलेजली के समय में हुई थी शुरू। इसको आप नोट अंडरलाइन कर लेंगे इस लाइन को, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सहायक संधि किसके समय में शुरू हुई थी, तो लॉर्ड वेलेजली के। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो वो कह रहा था फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था सबसे पहले। सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन से थे, तो वो कौन से थे, हैदराबाद, और कौन था भाई, मैसूर, तंजौर, सिंधिया। अन्य सहायक संधि करने वाला जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी, भरतपुर, ये सब क्या थे, सहायक संधि यही थी कि क्या करना था कि लगान माफ करना या कुछ भी करना, उससे रिलेटेड सब कुछ था ये।
सहायक संधि में यही होता था, जैसे कि मैं कहूँ कि हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद के कौन थे? निजाम। हैदराबाद के क्या थे? निजाम। तो सहायक संधि ये थी कि निजाम क्या है? अपने आप में राजा, और राजा से के आपसे पहले चल रहा है स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या था कि 10/11 भाग दें, तो 10 भाग तो किसका हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। एक भाग जो बचा वो किसका हो गया? राजा प्लस प्रजा। देखो ध्यान से, आपने अशोक पढ़ा है बहुत ध्यान से, इसको समझेंगे बात को, ऐसा क्यों हो रहा है। तो जब पहले इतिहास पढ़ा किसने? अंग्रेजों ने। किसके समय में? अशोक की बात करेंगे। जब उस समय आपने को बताया था मैंने कि एक व्यक्ति आया था ईस्ट इंडिया कंपनी का टकसाल अधिकारी, जिसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जेम्स प्रेसेस। तो जेम्स प्रेसेस जब भारत आया था तो उसने बताया था कि पूरे भारत पर एक ही राजा का राज है, वो है अशोक। तो इन्हें ऐसा लगा कि पूरे भारत का क्या है? एक राजा होता है। लेकिन जैसे ही ये प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद जब ये मैदान में उतरे, यानी मुगलों के बाद जब ये आए, तो इनको पता लग गया कि हर राज्य क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे राजा है, तो इनको काबू में करना बहुत आसान सा है। और उनको एक लालच दे दिया गया। लालच ये था कि जैसे मैं कहूँ कि ये क्या है? 100 बीघा जमीन एक राजा को दे दी गई। 100 बीघा में से उन्होंने बोल दिया कि हमें केवल कितना चाहिए? 50। कितना चाहिए? 50%। तो 50 किसका बचा? राजा का। तो राजा को क्या करना था? जब टाइम से पूरा 50 आता था तो 10% और बढ़ा के देते थे। ऐसी क्या है? टैक्स बढ़ता 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 किस किस लेवल तक चला गया था? 90% तक। और राजा भी यहाँ पे क्या है? लगातार अत्याचार करते जा रहे थे, है ना, प्रजा पर। तो यही सब सिस्टम था, लालच बढ़ा दिया राजाओं का अंग्रेजों ने, तो राजा भूल गए कि अपनी प्रजा है। तो वो सब सिस्टम था एक, उसको छोड़िए आप यहाँ ये। तो सहायक संधि का पता लग गया कि संधि होगी, बीच में होगी कुछ भी, जो भी उस समय की रही होगी, जैसे कि 90% की रही है। तो उस समय उन राजाओं से संधि की जाती थी कि आप क्या है? हमें केवल अपने जो राज्य का या अपने क्षेत्र का है कि उसका क्या है? केवल 90% दे दीजिए, बाकी जितना बचा वो सब आपका है। तो ये एक लगान के रूप में हम आपको क्या है? पुलिस व्यवस्था देंगे, है ना, आपको न्यायालयिक व्यवस्था देंगे, फौजदारी व्यवस्था देंगे, जितना भी हो सकेगा वो सब आपको क्या है? व्यवस्था देंगे। लालच देकर क्या करना था? सहायक संधि बनानी थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे ध्यान से। इसी के समय में टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या है? मारे गए थे टीपू सुल्तान। इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए युवकों को प्रशिक्षण करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके समय में की गई? तो वो है लॉर्ड वेलेजली। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करते चलेंगे या फिर उसको नोट कर लेंगे, नोट डाउन करते रहें। यह सुम को बंगाल का शेर कहा जाता है कि, तो बंगाल का शेर सुम को कहने वाला कौन था? तो वो कौन था? लॉर्ड वेलेजली। अच्छा क्वेश्चन है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी क्या होगी? मृत्यु हो गई थी। किसकी? लॉर्ड कॉर्नवालिस की। इसको छोड़िए, जॉर्ज वाले को कोई नहीं करना। लॉर्ड मिंटो प्रथम के लिए एक क्वेश्चन अच्छा है कि इसमें क्या है? अमृतसर की क्या हुई थी? संधि हुई थी। राणा रंजीत सिंह और अमृतसर की जो संधि हुई थी किसके समय में हुई थी? तो किसके? लॉर्ड मिंटो प्रथम के समय में। लॉर्ड हेस्टिंग का ध्यान रखे भाई इसका थोड़ा सा। इसके समय में किसकी संधि हुई थी? तो संगोली की संधि हुई थी, गोरखाओं के बीच हुई थी, है ना, ये संगोली की संधि। ये बहुत बड़ा मैटर है, समझाने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए इसके लिए भी। लॉर्ड एमहर्स्ट, इसके लिए कोई? लॉर्ड विलियम बेंटिक का खासकर ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको समझेंगे भाई ध्यान से। ठीक है, तो इसमें 1803 में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय 1806 में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानों में बालियां न पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। 1833 में चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये ध्यान रखना, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? ठीक है, ध्यान रखना, या बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। एक ही कर दिया गया, कब? तो वो है 1833 का अधिनियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे या फिर अपना नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है दोस्तों, आगे चलेंगे। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बना था वो कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, राजा राम मोहन राय के सहयोग से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि सती प्रथा का जो अंत किया था वो किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। भारत की तरफ से कौन थे? राजा राम मोहन राय। और प्लस कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों का आप खासकर ध्यान रखेंगे।
कि भारत में सती प्रथा का अंत किस वायसराय द्वारा किया गया, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड, या फिर क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि भारत में सती प्रथा का अंत करने में लॉर्ड विलियम बेंटिक का सहयोग किसने किया, तो किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। यह किस भारतीय ने भाग लिया, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, ध्यान रखना। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया गया। नोट करना है इसमें, अकबर और मराठा पेशवाओं में भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा भी क्या कर दी थी, समाप्त कर दी थी। बीच में जो ठगी प्रथा थी वो भी क्या हो गई थी, समाप्त कर दी गई थी। तो सती प्रथा एवं ठगी प्रथा, दो तरह की प्रथाएं क्या करती, समाप्त करती, किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ध्यान रखे भाई, इसको नोट कर ले, ठगी प्लस सती, दो तरह की क्या थी हमारे यहाँ पे प्रथाएं थी, वो क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। ठीक है। 1835 में विलियम बेंटिक कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में मैकाले के अनुसार अंग्रेजों की शिक्षा के माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून पर वर्गीकरण किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझेंगे। जब लॉर्ड विलियम बेंटिक यहाँ पर क्या थे, वायसराय के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, ध्यान रखना, किसके रूप में, वायस रूप के, यानी कि गवर्नर जनरल बना दिया गया था किसको, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। तो पहले क्या था, जब भारत से घूमने के लिए मैं यदि मैं बात करूं कि क्या था, ब्रिटिश सरकार से यानी कि ब्रिटेन से यदि मैं बात करूं, ब्रिटेन से यदि क्या होगा, रानी या फिर राजा, या फिर मैं इनको किसी किसी का भी नाम न लूँ तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, अतिथि। तो अतिथि जब भी कभी क्या है भारत आते थे, तो भारत आने पर उनके जो स्वागत में लगाया जाता था, उनके जो स्वागत में लगाया जाता था उसको क्या बोलते थे, तो उसको बोलते थे दिल्ली दरबार। उसको क्या बोलते थे, दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार बोलना था, स्वागत का एक कंडीशन थी उस तरह का। तो जब वे भारत आते थे तो भारत आने पर क्या हो गया कि लोगों से मिलते थे। तो लोगों की यहाँ तुम्हें पता ही है कि भारत की यदि मैं बात करूँ किसकी भाषा, तो यहाँ की भाषा क्या है, हिंदी और संस्कृत उस समय की, और तीसरी थी मराठा, जिस पर सबसे ज़्यादा जोर था। ये तीन भाषाओं का सबसे ज़्यादा जोर था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के सामने क्या थी, बस एक ही भाषा थी, वो कौन सी थी, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में के कारण ही क्या है, ये सब दिक्कतें होती। भारतीय अपनी प्रॉब्लम बताते थे, रोके, और समझ में बात नहीं आती थी। जब वो ट्रांसलेटर बीच में ट्रांसलेट करते तो पता नहीं क्या बताते। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम चल रही थी। तो इस चीज़ को लेकर एक काम करा किसने, लॉर्ड मैकाले ने। तो लॉर्ड मैकाले ने एक शिक्षक की अनुमति मांगी यहाँ पे, किसकी, अंग्रेजी शिक्षक की। और ध्यान रखना, 1 करोड़ रुपए खर्च करे थे उस समय। कहीं पर तुम्हें 1 लाख भी लिखा मिलेगा, लेकिन लगभग 1 करोड़ रुपए की बताया जाता है। ये एक बताया गया है कि इतने लगभग पैसे क्या है लगा दिए गए थे, किसकी, भारतीयों पर। भारतीयों पर अंग्रेजी शिक्षा को सिखाने के लिए इतना खर्च लगभग किसने करता, तो किसने, लॉर्ड मैकाले। तो अंग्रेजी शिक्षा को जो बढ़ावा दिया था उस समय, वो किसने किया था, लॉर्ड मैकाले ने। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इसी के समय पर मैकाले के अनुसार पर अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया है ना। तो बात समझ में आई। तो अगला पॉइंट देखें, बेंटिक ने 1831 में मैसूर में कुर्ग तथा मध्य कबीर का हड़प लिया। ये तो छोड़ दिया, राज्य हड़प नीति आगे पढ़ेंगे। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया, जो जिस लायक था उसको क्या करा, नियुक्त करा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। ये अच्छा काम रहा। इसके आप नोट ध्यान रखेंगे, कौन सा, एक तो भारत का पहला क्या अपना गवर्नर जनरल बना। ठगी एवं सती प्रथा पर इसने क्या कर दी, पूरी तरह से रोक लगा दी। और अंग्रेजी शिक्षा का जो बढ़ावा आया था वो किसके समय आया था, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। किसके द्वारा, तो किसके द्वारा, लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप क्या है अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ का बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक ही काम किया, वही जबरदस्त किया, वो समझेंगे। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्ति, जब भी क्या है कुछ भी आंदोलन की बात होती थी तो यहाँ की क्या है, जितने भी अखबार थे, तो सबसे पहले अखबार चलने वाला जो था वो था कौन सा, द बंगाल गजट। कौन सा था भाई, द बंगाल गजट। तो द बंगाल गजट जिसे किसने चलाया था, तो वो चलाया था जेम्स हिक्की ने। किसने चलाया था भाई, जेम्स हिक्की ने। द बंगाल गजट को जो चलाया वो किसने चलाया, जेम्स हिक्की ने। और अपने यहाँ से क्या है, मराठा और भी थे, मार्त मार्तंड, सूर्य मार्तंड।
तो मार्तंड के नाम से भी क्या था, एक अखबार था। तो ये अपने क्या है, चलने वाले क्या थे, अखबार थे सब। तो इनको क्या कर दिया जाता था, जब भी कुछ आंदोलन की सूचना इनसे दी जाती थी तो उसमें क्या है, बंद कर दिया जाता है। लेकिन चार्ल्स मैटकॉफ एक ऐसे वायसराय यहाँ पर आए जिन्होंने सबसे पहले एक ही काम करा, वो क्या था, तो वो क्या करा, प्रेस को मुक्त कर दिया पूरी तरह से, यानी कि प्रेस को क्या कर दिया, अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना। और इसका ध्यान रखना, अपने इसका भी ध्यान रखें, संविधान का भी। संविधान में कौन से आर्टिकल में है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो कौन सा है, आर्टिकल 19A, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ध्यान रखना। और प्रेस को ही ध्यान रखना क्या कहा गया, भारत का चौथा स्तंभ कहा गया। ये अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखें भाई, इनका ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं जो संविधान से भी क्या है, रिलेटेड क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि संविधान में प्रेस को किस आर्टिकल के तहत रखा गया है, तो आर्टिकल 19A या क्या जो भी लिखा हुआ आएगा आपको वहाँ पे मिलेगा। फिर पूछा जाएगा कि भारत का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, प्रेस को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। ऑकलैंड, ऑकलैंड के समय में ध्यान से समझेंगे, ये भी अच्छा काम है। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था, है ना, अफगान युद्ध हुआ था 1839 में। इसने कलकत्ता से दिल्ली तक जीटी रोड का क्या कराया था, मरम्मत कराई थी, है ना, ध्यान रखना। जीटी रोड की क्या कराई, मरम्मत। तो जीटी रोड की क्या कराई, मरम्मत। तो जीटी रोड ध्यान रखना, नाम किसने दिया था जीटी रोड, तो वो था ऑकलैंड। नाम भी इसने दिया था, ध्यान रखना, जीटी रोड। ठीक है, जीटी रोड के रूप में इसके नाम भी आएगा एक आपका, किसका, शेरशाह का। और जीटी रोड को पहले ध्यान रखना, जब अशोक के समय की यदि बात करें, यानी कि पाकिस्तान से लेकर कहाँ तक, बंगाल तक की बात करूँ यदि मैं, तो उस समय से क्या बोला जाता था, उत्तरापथ। यानी कि इस कंडीशन की मैं बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, तो अशोक के समय की बात करूँ तो इसका नाम था उत्तरापथ। शेरशाह के समय की बात करूँ तो इसका नाम क्या था, जीटी रोड। ठीक है, आगे देखेंगे लॉर्ड एलिनब्रो। लॉर्ड एलिनब्रो ने कोई खास नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं एक बार। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया था इसके समय शुरू हुआ था, तो इसके समय में क्या हो गया था, क्या हो गया, खत्म हो गया था। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य मिला दिया गया। दास प्रथा का उन्होंने इसी समय में हुआ था, है ना, दास प्रथा को क्या करा गया, बंद करने की कोशिश की गई, तो किसके समय, एलिनब्रो के समय। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग ने बहुत अच्छा काम किया था उस समय का, तो वो था, देखो, इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। इसमें अंग्रेजी क्या हुए थे, विजय हुए थे। अंग्रेजों का विजय होना लाजमी था, क्योंकि अब क्या है, इनके पैर बहुत अच्छे से टिक चुके थे भारत में, और ये समझ गए थे कि सब क्या है, छोटे छोटे राजा है, कोई बड़ी बात नहीं है, 10 गांव के, 4 गांव के, 5 गांव के एक राजा बना दिया सबको, और उन्हें आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, उनको पेंशन के रूप में रखा जा रहा था। ठीक है, इसमें नरबली प्रथा को क्या कर दिया गया, रोक लगा दी थी ना, ध्यान रखना। जो बलि दी जाती थी नर की, यानी कि किसी भी चीज की, तो उस पर क्या लगा दी गई थी, रोक लगा दी गई थी। किसने लगाई थी, तो लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड डलहौजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके बारे में पढ़ना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, पंजाब तथा ब्रिटिश शासन में विलय। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया, जो किससे लिया गया था, राणा रणजीत सिंह जी से लेकर किसको भेज दिया गया था, महाराणा विक्टोरिया को क्या कर दिया गया था, पेश कर दिया था। तो वो किसने करा था, वो करा था किसने, लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखें भाई डलहौजी के बारे में। 1852 में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमिका रहित जहीदारों को पता करके उनसे छीनना था, है ना, ध्यान रखें। डलहौजी का शासन में व्यक्तिगत सिद्धांत, डॉटर लाइन ऑफ लैप्स, ये ध्यान रखें बस, जिसका मतलब था राज्य हड़प नीति, जिसका नाम क्या था, राज्य हड़प नीति। ठीक है, तो राज्य हड़प नीति में ध्यान रखना, ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि डॉटर लाइन्स ऑफ लैप के द्वारा सबसे पहले किस राज्य को हड़पा गया था, तो ध्यान रखना वो था सतारा। सबसे पहले सर्वप्रथम सतारा को, फिर जैतपुर, संबलपुर, फिर इसी के साथ साथ ऐसे होते होते क्या है, झांसी। झांसी में आपको पता ही है कि कौन थी झांसी में, लक्ष्मी बाई। किसके लड़ी थी, दामोदर दास के लिए। कैसा था, दत्तक पुत्र था। कैसा पुत्र था, दत्तक पुत्र था। ये क्या सिस्टम है, मैं आपको समझा रहा हूँ बहुत अच्छे से। राज्य हड़प नीति क्या था, तो राज्य हड़प नीति ये था, इन्होंने मान लिया था कि क्या होगा, कि अपने यहाँ पे क्या था, एक शासन व्यवस्था थी कि राजा का लड़का ही क्या होगा, राजा। ध्यान से समझेंगे, तो राजा का जो उत्तराधिकारी होता था, तो वो कौन होता था, पुत्र, और उसके बाद में उसका पुत्र, ये एक सिस्टम था। तो कई बार क्या हुआ कि किसी राजा के यदि संतान नहीं है, यदि संतान नहीं है,
तो यदि संतान नहीं है तो राजा की जितनी भी संपत्ति होती थी तो वो सारी की सारी संपत्ति किसकी हो जाती थी, तो वो किसकी हो जाती थी भाई, ईस्ट इंडिया कंपनी की। ईस्ट इंडिया कंपनी के वो क्या है, सारी की सारी संपत्ति हुई। तो ये था एक राज्य हड़प नीति, तो लॉर्ड डलहौजी ने चलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था कि जिसके पास में उत्तराधिकारी है वो तो अपना शासन ऐसे चलाता रहेगा हमारी शर्तों के अनुसार, यानी कि सहायक संधि जो कर दी थी लॉर्ड वेलेस्ली ने, उसके अनुसार ही क्या है चलती रहेगी, जो भी हम दर रखेंगे वो उसको मानेंगे। लेकिन जिनके पास उत्तराधिकारी नहीं है उनसे क्या कर लिया जाएगा, राज्य को क्या है अपने अधीन, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्या है मिला दिया जाएगा। और जब तक वो जिंदा है राजा, उसको क्या है पेंशन या जो भी सिस्टम उसके समय का रहा होगा उसको उसके अनुसार ही क्या है रखा जाएगा। तो ऐसा करने वाला, तो राज्य हड़प नीति द्वारा हड़पा गया पहला राज्य कौन सा था, तो वो था सतारा। ध्यान रख रहे हैं। सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था वो कौन सा हुआ था, झांसी, जिसके लिए को है लक्ष्मीबाई थी। ठीक है, ध्यान रखना। कर्नल नील ने, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा क्या है जोर रखा। और दामोदर दास के लिए क्या थी लड़ाई थी कि लक्ष्मीबाई की क्या है कोई भी संतान नहीं थी, तो इसने क्या करा था, एक पुत्र लिया था जिसका नाम था दामोदर दास, यानी गोद लिया पुत्र, जिसे क्या बोलते हैं हम दत्तक पुत्र बोलते हैं। तो उसको गोद लिया था, उसको लेकर क्या था ये सारा का सारा झगड़ा था। ठीक है, ध्यान रखना। तो झांसी ज्यादा फेमस रहा। बात समझ में आ गई। तो व्यापगत सिद्धांत या टोटल लाइंस ऑफ लैप या राज्य हड़प नीति एक ही बात है, इसका ध्यान रखें भाई, बात को नोट करके रखेंगे अपने माइंड में। ये सबसे पहले कि सबसे पहले हड़पा गया राज्य कौन सा था, तो कौन सा था, सतारा। ठीक है भाई। सन 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था, वाजिद अली शाह। ठीक है। सन 1856 में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 के वुड डिस्पैच लागू किया। इसके अनुसार जिले में एंग्लो वर्नेक्युलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 में तीनों प्रेसिडेंसों कलकत्ता, मद्रास और मुंबई, इनका तीनों प्रेसिडेंस का ध्यान रखें भाई, ये आपको पता ही है, में एक एक विश्वविद्यालय की क्या की गई, स्थापना की गई। और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। तो वुड डिस्पैच समझ में आ गई किससे संबंधित है, यानी कि शिक्षा प्रणाली से। ऐसी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बना के कि वुड डिस्पैच का संबंध किस चीज से है, किस विषय से है, या वुड डिस्पैच किस चीज के लिए बनाया गया था, तो किसके लिए, शिक्षा प्रणाली के लिए। शिक्षा प्रणाली के लिए लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो वो थी वुड डिस्पैच। कौन सी थी भाई, वुड डिस्पैच। राज्य को अपने अधीन करने के लिए कौन सी नीति अपनाई थी, तो वो थी व्यापगत सिद्धांत, टोटल लाइंस ऑफ लैप या राज्य हड़प नीति। ये आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। डलहौजी को भारत के रेलवे का जनक माना जाता है। किसका जनक माना जाता है, रेलवे का, यानी कि इसके समय में जो चलाई गई तो वो क्या थी, रेलवे जनक माना जाता है। रेलवे जनक कहने का मतलब है, जनक का मतलब है पिता, यानी कि रेलवे की जो शुरुआत है वो किसने करी थी, तो वो किसके समय में हुई थी, तो वो हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में। ठीक है। तो मुंबई से थाने के बीच में 34 किलोमीटर क्या है रेल चलाई गई थी। ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रुप डी में पूछा गया था। तो मुंबई से थाने के बीच जो चलाई गई थी पहली ट्रेन, उसका नाम क्या है, उसका नाम पूछ लिया गया था। ये तो मैं आपको यहीं पे बता रहा हूँ उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ठीक है, ध्यान रखना, क्या था, ब्लैक ब्यूटी। और ये चलने वाली थी ब्लैक ब्यूटी, ये किससे चली थी, सबसे पहले कोयले से, कोयले से चलने वाली ट्रेन थी। यदि मैं बात करूं बिजली से चलने वाली ट्रेन पहली, तो वो चली थी सबसे पहले कलकत्ता में। ठीक है, ध्यान रखना, बिजली से चलने वाली कहाँ चली थी, कलकत्ता में। और कोयले से जो चलाई गई थी सबसे पहली ट्रेन जो चलाई गई थी वो थी कौन सी, ब्लैक ब्यूटी, जो कितनी दूर चली थी, मुंबई से थाने के बीच में चली गई थी, केवल महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यानी मुंबई बम्बई प्रांत में ही चलाई गई थी। ठीक है, ध्यान रखे भाई इसका। सन 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया, इसमें पहली बार डाक का प्रचलन किया गया। ठीक है। तो रेलवे, रेल प्लस डाक प्लस डॉटर लाइन ऑफ लैप, ये आपके क्या है इंपॉर्टेंट क्या है नोट्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और क्या है डॉटर लाइन्स ऑफ लैप में आपको पता ही है, सतारा। और डॉटर लाइन्स का दूसरा रूप करा था एक, क्या करता, कुशासन। कुशासन यानी कि कु मतलब बुरा, बुरी तरह से, यानी गलत तरीके से शासन करने पर किसको, वाजिद अली को हटा दिया गया था। ये ध्यान रखें, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का आपका खासकर ध्यान रखें कि कुशासन के आधार पर छीना गया राज्य कौन सा था, तो वाजिद अली का था। ठीक है, ध्यान रखना, इसको आप ध्यान रखें, जो इससे क्या छीना गया था, अवध छीना गया था।
ठीक है। इसके पृथक रूप में भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। इसने सन 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसी के समय में 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा क्या की गई, शुरू गई, डाक एवं तार सेवा। ठीक है, तार मतलब टेलीफोन, डाक तार रेल, या इसको मैं बोल सकता हूँ टेलीफोन। ठीक है, ये भी इसी के समय में डाक एवं तार व्यवस्था शुरू होगी। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। तो पहली बार क्या करती, प्रतियोगिता परीक्षा जो शुरू हुई थी पहली बार, तो किसके समय हुई थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में हुई थी। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। इसमें ये प्रयास चल रहा था, लेकिन ये क्या थी, भारत की उस समय की पारंपरिक सिस्टम था, जो परंपरा के अनुसार था। किसी भी नए कार्य करने के लिए, किसी भी शुभ कार्य करने के लिए यहाँ पे क्या की जाती, नरबली हत्या यानी पशु क्या कर दी जाती, हत्या की जाती थी, उसकी भेंट चढ़ाई जाती थी। ये एक सिस्टम था, इसके खिलाफ बहुत ज़्यादा अभियान चले। आज की डेट में भी कुछ लोगों का मानना है कि आज भी ऐसा सिस्टम है, लेकिन वो चलो अलग बात है। फिर देखें लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड डलहौजी का ध्यान रखें बहुत अच्छे से भाई, ये आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। इस समय आपके पास में एक तो बुक होनी चाहिए लूसेंट की, और पास में एक नोटबुक होनी चाहिए, जिसमें आप क्या करेंगे, ये सब चीज़ें नोट करते चलेंगे। जो इसमें चीज़ नहीं है उसको क्या करेंगे, आप नोट करते चलेंगे, या फिर यहीं पे इसके पास में लिखते हुए चलेंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ अंडरलाइन करने के लिए, उसको आप अंडरलाइन करें और इसका पुनः से अध्ययन करें। जब मैं इसके आपको प्रीवियस के क्वेश्चन कराऊंगा और इससे रिलेटेड बनने वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले होंगे। उस समय मैं आपको बात करूंगा और आपसे मैं आपको बताऊंगा कि उस समय मैंने आपको क्या है अंडरलाइन कराया था, क्यों आपको ऐसा बोल लगाया था कि इसको लिख लो या ना लिख लो, क्या जरूरी है, कौन सा जरूरी है। तो ये चीज़ें ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। तो अगला पॉइंट है कौन सा, लॉर्ड कैनिंग। अगला टॉपिक क्या होगा अपना, लॉर्ड कैनिंग। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले।